डीएम जगन्नाथ सिंह से भेंट 60 नंबर। बोलो बंधुओं, एक बात कही गई है, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल गया। इस यात्रा में बड़े बड़े विचित्र प्रकार के लोग मिले। एक बार मैं इलाहाबाद से बांदा जा रहा था, बस में यात्रा कर रहा था। सर्दी का समय था और मेरे पास वही कच्छा बनियान, लुंगी और एक चद्दर ओढ़ने को थी। अच्छी सर्दी पड़ रही थी, लेकिन भगवान ने मुझे वो क्षमता दी थी, वो बर्दाश्त करने की शक्ति दी थी उस समय उम्र में, कि मैं ऐसी सर्दी को भी सहन कर लेता था। बस तेजी से चली जा रही थी, लेकिन भयंकर ओस थी रास्ते में। ओस इतनी कि ड्राइवर ठीक से बस चला नहीं पा रहा था। इलाहाबाद से चित्रकूट पहुंचते पहुंचते कई बार एक्सीडेंट होते होते बस बची। वहीं मेरी सीट के पास जो मेरे सह यात्री बैठे थे, वो मुझे देख के बोले, आपके पास कपड़े नहीं है, ऐसी सर्दी में आप एक पतली सी चद्दर ओढ़ के बैठे हैं। मैंने कहा मुझे आवश्यकता नहीं है। बोले बड़े विचित्र आदमी हो, ऐसी सर्दी में भी ऐसे जा रहे हो। कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। फिर मुझे पूछा, आप क्या करते हैं? भैया मैं कुछ नहीं करता, मैं भगवान राम के यात्रा स्थलों को दर्शन करने के लिए इधर उधर घूमता रहता हूँ। उन्होंने कहा फिर कैसे ढूंढते हो? मैंने कहा ऐसे घूमता रहता हूँ, जो मिल जाए सो ठीक है। उन्होंने कहा आपका परिश्रम कम हो सकता है, आप एक काम करो, आप दिल्ली चले जाओ। दिल्ली में क्या करूँगा? दिल्ली में एक डॉक्टर रामावतार शर्मा हैं, आप उनसे जाकर मिलिए, उन्होंने इस विषय पर काम किया है, वो आपको पूरी जानकारी दे सकते हैं। अब मुझे लगा ये व्यक्ति कहीं पहचान नहीं ले, इसलिए मैं चुप था। मैंने पूछा, भाई डॉक्टर रामावतार शर्मा का आप मुझे पता दे सकते हो? बोले पता तो मेरे पास नहीं है। आप उनको पहचानते हो? बोले नहीं, मैं उनसे कभी मिला भी नहीं। तो आपको कैसे विश्वास है कि दिल्ली इतनी बड़ी है, उसमें डॉक्टर रामावतार शर्मा के नाम से पता चल जाएगा? बड़ा कठिन काम है। बोले नहीं, ऐसा व्यक्तित्व है कि दिल्ली में आप जाओगे तो ज़रूर उनको ढूंढ निकालोगे। मैंने कहा अच्छा भैया ठीक है, नाम नोट कर लिया है मैंने, और अब के दिल्ली जाऊंगा तब मैं उनको ढूंढने का प्रयास करूंगा। अब वो अध्यापक थे, वो मेरी शब्दावली और भाषा को पकड़ गए कि आदमी जैसा दिखता है वैसा है नहीं। तो थोड़ी देर में मुस्कुरा के बोले, कहीं आप ही तो डॉक्टर रामावतार शर्मा नहीं है? मैंने कहा नहीं, वो तो आप बता रहे हैं बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, मैं वो ऐसे कैसे हो सकता हूँ, मेरे पास तो पहनने को कपड़े भी नहीं। तो उनको पहले संदेह हुआ, फिर विश्वास हुआ। उनका नाम था मास्टर छेदीलाल तोमर। अब छेदीलाल जी पढ़े लिखे अध्यापक, उनको पक्का विश्वास हो गया कि मैं ही डॉक्टर रामावतार हूँ और मैं अपने आप को छिपा रहा हूँ। बंधुओं, आयु में तो मेरे से बड़े हैं, पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि डॉक्टर साहब अपने आप को छिपाइए नहीं, मुझे आपका सानिध्य मिला है, मुझे लाभ लेने दीजिए। मैंने एक दो बार मना किया, अंततः मैंने स्वीकार कर लिया कि डॉक्टर रामावतार शर्मा मैं ही हूँ। चित्रकूट पहुंचकर ड्राइवर ने आगे जाने से मना कर दिया कि ऐसे मौसम में इतनी ओस में गाड़ी आगे नहीं जाएगी, जिसको जहाँ जाना है जाए, सुबह 7 बजे बस जाएगी, तब आप लोग आ जाना।
अब छेदीलाल जी ने मेरे से पूछा, अब आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं रात भर बस में बैठा रहूँगा। उन्होंने आग्रह किया, नहीं, आप मेरे घर चलिए। मैं कहा, हमारी पहचान नहीं, मैं आपके घर कैसे जाऊँ? बोला, मैंने हमारी पहचान होगी, मैं आपको निवेदन करता हूँ हमारे घर चले। भैया, उनके कहने पर मैं रात को उनके घर गया। उन्होंने बहुत अच्छा आतिथ्य किया और प्रातः मेरे से बोले, आपको चित्रकूट में एक अच्छे व्यक्ति से मिलवाता हूँ जो बहुत जानकारी दे सकते हैं। मैंने कहा, कौन? बोले, यहाँ के डीएम साहब। अब ब्यूरोक्रेसी से मेरा इस तरह का कोई बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा। यानी वो लोग शाबाशी देंगे, कहेंगे हमारे लायक काम हो तो बताना, सारा कुछ करेंगे, लेकिन अगली बार जाओ तो पहचानते नहीं, मिलते नहीं। इसलिए मैं इस तरह के लोगों से मिलना अवॉइड करता था। पर क्योंकि छेदीलाल जी का मैंने नमक खाया था, इसलिए उनकी बात माननी पड़ी। और बोले, सुबह 9-10 बजे साहब बैठ जाते हैं और आपको उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, चलेंगे। अगले दिन नहा धोकर हम गए। मेरे मन में ये था कि मुझे मिलने का कोई लाभ नहीं होने वाला, लेकिन छेदीलाल जी की आग्रह भी मैं नहीं टाल सकता था। तो मैंने सोचा, हम जाएंगे और डीएम साहब कह देंगे कि मैं भी बिजी हूँ, फिर आना, तो मैं बहाना लेके यहाँ से निकल जाऊँगा अपने काम पर, नहीं मिलूँगा। मैंने पूछा, आप डीएम साहब को जानते हो? बोले, हाँ जानता हूँ। मैंने कहा, आप वो भी आपको जानते हैं? बोले, वो तो नहीं जानते। मैं कहा, फिर क्यों मिलेंगे हमसे? वो बिना जान पहचान के डीएम इतने खाली थोड़ी हैं कि जो चाहे जब चाहे चला जाए मिल ले। बोले, नहीं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं और उनकी पत्नी है, वो तो उनसे भी अच्छी हैं, वो बहुत बड़ी कवित्री हैं और बड़े अच्छे स्वभाव की हैं, उनसे भी मिलना चाहिए। अब मैं अनचाहे हाँ हूँ करता उनके साथ चला गया। जब वहाँ पहुँचे डीएम साहब के बंगले पे, तो बंधुओं, मुझे लगा मेरा काम हो गया, मुझे छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी पुलिस खड़ी थी और वहाँ के डीएम को जो न्यायिक अधिकार होते हैं, उस दिन उनका वो कोर्ट था, बहुत सारे लोग मिलने आए हुए थे। मैंने सोचा, ये डीएम साहब कह देंगे कि अभी मैं बिजी हूँ और फिर आना, और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। बंधुओं, मैं खुश हो रहा था, तभी उन्होंने कहा कि आप अपना कार्ड दे दीजिए। मैंने उनके चपरासी को कार्ड दिया और संयोग देखिए, जैसे ही कार्ड दिया, डीएम साहब ने कहा, इनको बुला लो। अब चौकीदार ने आके, उनके चपरासी ने आके कहा, डॉक्टर अवतार शर्मा आपको साहब बुला रहे हैं। अब भैया वही कच्छा बनियान अंगोछे में, बड़े हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, मैं गया। अब डीएम साहब तो समझते थे इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो सूटेड बूटेड, इस मतलब ठीक वेश में आए होंगे, और ये बाबा कौन आ गया? तो मेरे घुसते ही डीएम साहब क्रोधित हो गए। बोला, ए, तुम कैसे घुस गए यहाँ? मैंने कहा, सर आपने तो बुलाया है। बोले, मैंने बुलाया? मैं नहीं बुलाया तुम, मूर्ख कहीं का, कैसे आ गए भीतर? और साहब उन्होंने मुझे जम के फटकारा। तो मैंने कहा, सर मैं चला जाता हूँ। बोले, नहीं, ठहरो अभी। उन्होंने अपनी घंटी बजाई, चपरासी को बुलाया और चपरासी को डांटा जोर से कि तुमने इस आदमी को कैसे भेज दिया? बोले, सर आपने ही तो बुलाया था। बोला, अबे मूर्ख, मैंने डॉक्टर रामावतार शर्मा इनकम टैक्स ऑफिसर को बुलाया था, ये किसको भेज दिया? तो चपरासी डरता डरता बोला, सर ये कहते हैं कि मैं ही डॉक्टर रामावतार शर्मा हूँ। अब तो डीएम साहब ने आंखें तरेरी और मेरे से बोले, आप ही डॉक्टर रामावतार शर्मा है? मैंने कहा, आप ही इनकम टैक्स में? मैंने कहा। डीएम साहब बोले, ये कोई बाबा आगे, समझे कोई बाबा आ गया है, कुछ मांगने आया है। तो बड़े माथे पे तोड़ी डाल के बोले, कहिए क्या काम है मेरे से? तो मेरे पास एक मानचित्र था भगवान राम की यात्रा का। मैंने उनको कहा, सर मैं तो आपसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं तो आपको कुछ भेंट करने आया हूँ, दीजिए। जब मैंने उनको मैप दिया, वो पहला मैप था हमारा,
मैप ऐसी खोल के देखा तो कभी वो मेरी ओर देखते, कभी मैप की ओर देखते, और थोड़ी देर तक यही क्रम चलता रहा और चुप हो गए। मुझे लगा ये नाराज हो गए हैं, बोल नहीं रहे, कुछ नहीं कह रहे। मैंने कहा सर अगर आपको मैप पसंद नहीं आया हो तो मुझे सर वापस दे दीजिए, और सर सॉरी मैंने आपका समय जाया किया। तो उन्होंने मैप तो हाथ में खुला रखा और मेरे से बोले आप मुझे ये बताइए आज आप कैसे आ गए। मैं समझ रहा थी डांट रहे मुझे। मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही आ गया, अचानक आ गया, मुझे तो एक मास्टर जी थे उनके आग्रह से मैं आया हूँ। बोले मैं पूछ रहा हूँ आज ही क्यों आ गए। तो सर मैंने निवेदन किया मैं किसी योजना से नहीं आया, मैं तो वैसे ही आपसे मिलने आ गया, मैप लेने आया था, और सर आपको मैप पसंद नहीं है तो मुझे वापस दे दीजिए। अब वो बोले आप यहाँ के पूर्व कलेक्टर MP सिंह साहब को जानते हैं। मैंने कहा हाँ साहब जानता हूँ, वो मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं मेरे उनसे, मेरे बड़े की तरह हैं, और उनका आदेश है कि जब भी मैं चित्रकूट आऊँ मैं उनके यहाँ ठहरूँ। लेकिन आज मेरी मजबूरी थी, मैं उनके यहाँ जाना नहीं चाहता था, वहाँ जाता तो मेरा और समय लगता। मैं मास्टर जी के यहाँ ठहर गया और मैं सर आपके पास आ गया। MP सिंह साहब को मेरा बहुत अच्छा संबंध। अब DM साहब को समझ में आई, उनके ध्यान में आया कि मैं खड़ा हूँ। DM साहब खड़े हो गए, बोले अरे आप खड़े हैं, आप विराजिए, बैठिए आप। ये तो अचानक सारा दृश्य बदल गया। मैं बैठ गया तो MP सिंह साहब से आप नहीं मिले। मगर सर अभी नहीं मिला, पिछली बार आया तब मिला था। तो DM साहब चुप हो गए, बहुत देर तक बोले नहीं। मैंने पूछा सर मैं जाऊं, बोले नहीं अब आप नहीं जाएंगे, बैठिए आप। फिर उन्होंने अपने भीतर अपनी पत्नी को फोन किया और कहा भाई जिनकी हम चर्चा कर रहे थे वो मेरे सामने बैठे हैं। बोले सर मेरी चर्चा? बोले हाँ, कल ही मैं अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा था कि डॉक्टर रामोदास शर्मा कौन है दिल्ली में जिसका पता नहीं है, और जिसने इतना बड़ा काम करके मैप छापा है, तो हम तो आपको ढूंढने दिल्ली आ रहे थे। अरे भाई ये अचानक सब कुछ कैसे हो गया। DM साहब ने अपने रीडर को बुलाया और कहा आज के सारे केस एडजोर्न करो। और साहब DM साहब मुझे अपने बंगले में भीतर ले गए। उनकी पत्नी ने कहा, मधुलिका, डॉक्टर मधुलिका नाम था उनका, डॉक्टर मधुरिमा सिंह ने मेरे से कहा भाई साहब आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और मेरा निवेदन है कि आगे से आप MP सिंह साहब के यहाँ नहीं, आगे से जब आओगे तो हमारे घर पे ठहरोगे, हमारे बंगले में ठहरोगे जब तक हम चित्रकूट में। बंधुओं, जगन्नाथ ठाकुर जी का व्यवहार ही नहीं बदला, राम जी के प्रति दृष्टिकोण भी उनका बदल गया। वो मैप मैंने उनको दिया, उन्होंने अगले दिन स्वयं मुझे अपने साथ लेकर, स्वयं अपने कार्यक्रम बनाकर मुझे पूरा चित्रकूट घुमाया। उस समय चित्रकूट में 2 स्थल बड़े महत्वपूर्ण थे, एक तो देवांगना और एक पंपा सरोवर, जहाँ डकैतों का बड़ा प्रभाव था। और MP सिंह साहब ने मेरे से उन्होंने पूछा, जगन्नाथ ठाकुर जी ने, कि आप वहाँ गए हैं? मैंने कहा नहीं। बोले मेरे साथ चलिए। स्वयं मुझे वो घुमा के लाए। और आश्चर्य की बात तो ये, मैं जब अगली बार आया यात्रा पर तो मैंने देखा चित्रकूट जिले में जितने स्थल हैं उन सब का थोड़ा विकास होना आरंभ हो गया है। मैंने लोगों से पूछा ये विकास कैसे हो गया, अब तक तो सोचा नहीं था। तो स्थानीय लोगों ने बताया कि DM साहब अपनी पत्नी के साथ स्वयं आए थे, पूरा स्टाफ साथ था, और जैसे जैसे जाते थे जहाँ जहाँ, वहीं तत्काल ऑर्डर करते जाते थे कि आप ये काम करें। बंधुओं, जैसे मैंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बताया कि मैं मिलना नहीं चाहता था, अवॉइड करता था, लेकिन धन्य हैं ऐसे ऐसे लोग। लगभग 90 लाख रुपए राम वनगमन मार्ग के विकास के लिए DM साहब ने खर्च करवाया।
विभिन्न जो उनके कोटे थे उनसे। मैं ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, ऐसे भले लोगों को बंधुओं हृदय से नमन करता हूँ। और यदि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे अधिकारी स्वयं रुचि लेकर इस तरह आगे बढ़ें तो वो दिन दूर नहीं जो भारत में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। जय सीताराम।